तो एसएससी ने स्टेनो के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हम पहले नोटिफिकेशन देखते हैं कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद हम सिलेबस के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थोड़ी सी डेट दी हुई हैं कि इसके जो लास्ट डेट की बात मैं करता हूँ कि लास्ट डेट कब है। देखिए 5/9/2022 ये आपकी लास्ट डेट है एग्ज़ाम, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करने की। और नीचे जो दी गई हैं ये आपके आप पढ़ लेना इसको। लास्ट डेट फॉर द पेमेंट थ्रू द चलान अगर आपको करना है तो उसकी लास्ट डेट ये है। अगर आपको डेट ऑफ द विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए हो आपके लिए, ये लास्ट डेट ये है। तो आप इसको ये देख लेना ये वाली डेट। और हाँ, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर दो इसके अंदर, जिसको जल्दी भरना है, क्योंकि लास्ट डेट आप देख सकते हो 5/9 है, मतलब लास्ट डेट इसकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में इसके एसएससी का सर्वर भी हैंग करने लगता है, तो आप जल्दी से भर देना जिसको भी फॉर्म फिल करना है। अब इसका ये देखते हैं कि जो इसका शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, देखो इसका जो शेड्यूल जब एग्ज़ाम होएगा वो नवंबर में स्टार्ट होएंगे, तो एक दिन में नहीं होता है, कंप्यूटर पर होता है। तो इसकी एक सीरीज़ चलती है कुछ दिनों तक, तो नवंबर से ये स्टार्ट हो जाएगी। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि नवंबर के शायद लास्ट से ये स्टार्ट होएगा। अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट की। तो देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस ये थी कि आपके पास ज़्यादा मतलब अप्रॉक्सीमेट 2-2.5 मंथ होंगे आपके पास तैयारी करने के लिए, तो आप 2-2.5 मंथ में बड़े आराम के साथ निकाल सकते हो अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हो तो। अब इसके एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसकी एज जो लिमिट है, अगर इसमें दो टाइप की अगर आप वैकेंसी हैं तो देखो, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन, तो इसमें सी और डी ग्रेड की जॉब निकली हुई होती है स्टेनो की। और ये सारा ऑफिशियल वर्क होता है, आपको ऑफिस में कहीं फील्ड वील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं हुई। जैसे आपको डिपार्टमेंट में भेज दिया था, हो सकता है कि आपको डिफेंस मिनिस्ट्री में भेज दिया जाए, बड़े और सीबीआई में भेज दिया जाए, आपको बड़ी जगह भेजा जाता है इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पर स्टेनो की ज़रूरत होती है। देखिए इसके अगर आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए बनना है तो आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। और जो एज को कैलकुलेट किया गया है वो इस डेट को किया गया है, तो आपकी इस डेट को एज 18 या 30 साल की के बीच में होनी चाहिए, या ये भी हो। अब देखिए यहाँ पर इन्हें ना ये जो डेट है, इस डेट के अकॉर्डिंग ये दूसरी जो डेट दी गई है, इससे पहले आपका जन्म नहीं हो 1992, ये जो डेट दी गई है यहाँ पर, इससे पहले जन्म नहीं हो आपका, मतलब आपसे इससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और ये जो डेट दी गई है इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। तो इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ लाई करनी चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को फिल कर पाओगे। फिर अगर आपको डी के लिए बनना है, स्टेनोग्राफर डी के लिए इस फॉर्म को बनना है, तो आपकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए। और एज कैलकुलेशन इसी डेट पर किया जाएगा। आप देख रहे हो ये जहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये इस डेट पर इसका वो किया जाएगा। तो एक सेकेंड, हाँ देखिए ये जो डेट देख रहा हूँ अब ये वाली, इस डेट पर आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। और फिर से मैं बता देता हूँ कि आपकी जो एज है वो इससे पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और इसके बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हो, जो भी फॉर्म फिल करना है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए अब इसके अंदर थोड़ा सा रिजर्वेशन भी दिया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन जो SC ST हैं उनके लिए 5 साल के लिए दिया गया है, OBC वालों के लिए 3 साल के लिए दिया गया है, और ये PWD वाले अनरिजर्व कैटेगरी के इनके लिए 10 साल के लिए दिया गया है। और PWD इनके लिए देखो आप ये पढ़ लेना, ये मतलब मैंने यहाँ पर इसका वो डाल दिया है, इसको इसमें कुछ इतना है नहीं है, रिलैक्सेशन है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। देखिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन इन्होंने बोला है कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। तो आप ये सब क्वालिफ़िकेशन अगर आप रखते हो तो आप इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई एग्ज़ाम का जो फॉर्म है उसको फिल कर पाओगे। अब दूसरा है कि फ़ीस कितनी होगी इसकी जो आप करोगे। देखिए 100 रुपये फ़ीस होती है जनरली एसएससी का जब एग्ज़ाम भरते हो तो 100 रुपये फ़ीस होती है। और जो वीमेन है उनके लिए वीमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फीस। देखिए इनको
इनके लिए ये फॉर्म फ्री है, इनको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये लोग इनको बिना कॉस्ट के भर सकते हैं फॉर्म। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी आप फॉर्म फिल करें बहुत तसल्ली के साथ करें, गलती ना करें। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और मेहनत की है और फिर आपकी उसके अंदर कोई भी एरर होती है तो उसके लिए एसएससी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती और फिर आपको खुद भुगतना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हो सकता है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, एक निकाल लो और फिर आपका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से रुक जाए। ठीक है, अब देखिए स्कीम पढ़ लेते हैं कि भाई ये जो एग्ज़ाम होएगा उसकी स्कीम क्या है, कैसे कैसे इसको कराया जाएगा। देखिए पहले तो ये कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा कि इसके अंदर कंप्यूटर पर आपसे एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसके अंदर जो है जनरल पहला सेक्शन जो हैगा पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन के अंदर आपके आएंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चनों की जो संख्या होगी वो 50 होगी और जो मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स का होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि एक एक नंबर और एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें, देखिए जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे और इसके अंदर भी 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद तीसरा जो पार्ट आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड द कम्प्रीहेंशन का आएगा। इसके अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को चेक किया जाएगा। देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश पर ज़्यादा जोर क्यों डाला जाता है, क्योंकि देखिए स्टेनो की जो जॉब होती है वो ऑफिस की जॉब होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई ये सीडी की जॉब है तो मतलब आपको ऐसी ही जॉब मिल जाएगी। मतलब काफ़ी अच्छी जॉब होती है ये। ठीक है, ऑफिशियल जॉब होती है, आपको बहुत सारी अच्छी सैलरी भी मिलती है इसके अंदर। तो इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इस ये जो नॉलेज है आपको इंग्लिश की नॉलेज ये आपको होनी ही चाहिए। और अब नेक्स्ट निगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। देखिए निगेटिव मार्किंग, अगर एक नंबर आपको मिलेगा अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो, और आपके 0.25 काट लिए जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन को गलत करा है तो। ठीक है, तो मतलब आप ये सिंपल से बोलो कि 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है अगर एक क्वेश्चन एक नंबर का था उसमें वो आपने गलत कर दिया तो आपके वहाँ पर जो मार्क्स है वो कट कर लिए जाएंगे 0.25। अब देखिए हम ये मेरा मेन काम है कि क्योंकि वो ऊपर जो था वो बस मैंने एक ऐसी बता दिया आपको, मेरा काम पढ़ाने का है आपको। आप दूसरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें, सिलेबस पेज के लिए सब चीज़ें आप दूसरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। मेरा काम होता है तैयारी कराना। अब देखिए पहला जो सेक्शन होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा। अब इसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इट वुड इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑफ द बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। वर्बल और नॉन वर्बल टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड द क्वेश्चन ऑन द एनालॉजीज एंड सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए ये भी दिया हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ये इसके अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये जिन्होंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसकी हम सारी अच्छे से तैयारी करेंगे, इसका सारे मैं लेक्चर लाने वाला हूँ। दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस का। देखिए ये जो टॉपिक होता है जनरल अवेयरनेस का, इसके अंदर ये जो थोड़ा सा सिलेबस लिखा हुआ है, आपको लगता है ये बहुत छोटा सिलेबस है तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए बहुत यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप कम काम करोगे आपका हो जाएगा, यहाँ पर बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन इस सेक्शन में आपको बहुत वाइड नॉलेज होने की ज़रूरत होती है। इसके अंदर आप ऐसे ही जीके या जीएस को कवर नहीं कर सकते हो। देखिए इसके अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। मतलब आपके यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस विल ऑल्सो बी डिज़ाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर। देखिए करंट इवेंट के बारे में आपसे पूछा गया तो मतलब करंट अफेयर के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन दियर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड। मतलब आपको एक जैसे पढ़ा लिखा पर्सन होता है तो उसको आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है वो सब पता होता है। ठीक है, कि इसरो कब कौन सा चंद्रयान कब लॉन्च करेगा,
तीसरे की तैयारी कब हो रही है, तो ये सारी चीज़ें पता होती हैं, कौन सी नई रिसर्च आई। तो मतलब एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान के ये सारे फीचर होते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है। और फिर इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि हिस्ट्री, देखिए ये भी बोला हुआ है। अब जानते हो क्या है, जनरल अवेयरनेस के लिए आप चाहे दिल्ली वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, एसआई का हो, ये जनरल अवेयरनेस सबके लिए कॉमन है, ये वाली, ये सबके लिए एस अगर आप देखो तो उसने एसएससी ने सबके लिए यही कॉपी पेस्ट कर रखा है अभी, क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा, छोटी सी बात लिखो बस पीछे हट जाओ, बाकी अपना आप करेंगे बच्चे, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो देखिए स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, जोग्राफी, इकोनॉमिक, ठीक है, या इकोनॉमिक क्या चल रहा है, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, कौन कौन सी रिसर्च चल रही हैं, ठीक है, पब्लाइज हुई हैं, तो उनके बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम बिल्कुल कंप्रहेंसिव, देखिए इस पर काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस सेक्शन पर। मैं इस सेक्शन के लिए बहुत बोलूँगा, क्योंकि आपको बहुत, ये सेक्शन ऐसा होता है कि आप ना, ये कम टाइम में आपका स्कोर बहुत हाई करा देता है। देखिए आपको मैं आपको ये बता देता हूँ, टाइम के बारे में नहीं बताया था। ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इसके अंदर यहाँ पर लिखा 2 आवर्स, 2 hours and 40 minutes फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द ये, मतलब जो ये हैंडीक्राफ्ट हैं उनके लिए ये वाला 40 मिनट फालतू दी जाएंगे, अदरवाइज़ आपके लिए जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके लिए 2 घंटे ही मिलेंगे। तो देखिए 2 घंटे के टाइम के अंदर आपको ये जो लिखा हुआ इन्वायरो, ये इसके अंदर अच्छा स्कोर, मतलब आपको सिंपल सी बात बताऊं तो कंप्यूटर बेस होता है, सीधा ऐसे ऐसे चेक मार्क लगाने होते हैं, तो मतलब आप इसके क्वेश्चन सीधे 5 मिनट में लगा सकते हो, सीधे 5 मिनट में, अगर आपको नॉलेज है तो। नहीं है तो फिर लेफ़्ट राइट करते रहो, वहाँ पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसकी नॉलेज, मतलब अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको इसकी नॉलेज, मतलब ये कम टाइम में आपको बहुत अच्छा स्कोर करा देता है। अब देखें दूसरा, देखते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा और क्या था, एक हाँ, एक हमारे पास ये था जनरल अवेयरनेस हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कहीं नहीं लिखा है आपकी जनरल अवेयरनेस और जनरल रीजनिंग के बारे में बात करी गई है, इंग्लिश के बारे में बात करी है, तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब ये जो है जो भी पर्सन ये सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस जो एग्ज़ाम होगा उसको क्वालिफाइड कर जाएंगे, तो उनके लिए एक, ये केवल उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि कौन से पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, तो वो उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि स्टेनो का जो काम होता है वो एक्चुअली आपको शॉर्ट में लिखना होता है। देखिए तो इसके लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, जो मतलब इसके अंदर आप दोनों इंग्लिश कैंडिडेट्स विल बी गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स फॉर इंग्लिश और हिंदी, मतलब जो भी आप फॉर्म भरे हो तो आपके अंदर उसके अंदर आएगा कि आप जो स्किल टेस्ट है वो किसके अंदर देना चाहते हो, हिंदी के अंदर देना चाहोगे या फिर आप इंग्लिश के, ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन है एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करोगे तो इसको देख कर फिल करना है आपको, किस में अपना टेस्ट देना है, और जो इसकी स्पीड होगी, देखिए एट द स्पीड ऑफ द 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ द स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। अगर ग्रेड सी के लिए आपको ये एग्ज़ाम बनना है तो आपको इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगर आपको स्टेनोग्राफर डी के लिए ये फॉर्म फिल करना है तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए 80, ठीक है, 80 वर्ड्स पर मिनट्स, ये तो होनी चाहिए आपके डी के लिए, और सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट। अब देखिए मतलब आपको 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी, डिक्टेशन आपको बोला जाएगा 10 मिनट तक, उसको शॉर्ट हैंड में लिखना पड़ता है। कोई आपको 801 वर्ड आपको बोले जाएंगे 10 मिनट के अंदर, तो आपको उसको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। तो आपको देखिए ये आप सीख भी सकते हो। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको इसके लिए कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 12 पास होने चाहिए। कोई भी परसेंटेज वगैरह कोई कुछ नहीं बोला गया कि आपके पास इतने परसेंट, कुछ नहीं बोला गया, बस आप 12 पास होने चाहिए और आप ये सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई सर्टिफिकेट अलग से लेने की ज़रूरत, कोई सर्टिफिकेट अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीख लो इसको, ठीक है, क्योंकि मेन काम आपको यही करना है, ठीक है। तो आपको ये आपका मेन काम, फिर उसके बाद में आपको क्या होगा कि ये डिक्टेशन की जाएगी, फिर आपको उसको लिखना भी पड़ेगा कंप्यूटर पर। अब देखिए तो इसके अंदर क्या लिखा है ये, कि आपको जो स्टेनोग्राफ़र हैं डी ग्रुप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है इंग्लिश में, और डी ग्रुप के लिए हिंदी वाले, तो उनके लिए इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट दी जाएगी और जो हिंदी वालों के लिए 65। फिर ऐसे ही स्टेनोग्राफ़र सी के लिए आप जब इसको डिक्टेशन करोगे और इसको लिखोगे तो आपको इंग्लिश वालों के लिए 40 मिनट दी जाएंगी, और जो
स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी के लिए उनके लिए 55 मिनट दी जाएंगी जो हिंदी मतलब लिखेंगे। तो ये यहाँ पर वो दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन दी हुई है। तो अब बस मेरा जो कंसर्न है, देखिए मेरा कंसर्न है आपका कि ये वाला मुझको इसकी तैयारी करानी है। बाकी आप किसी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन डाला हुआ है, आप उनको देख सकते हो। मुझको टाइम मिल नहीं पाता है ये सारी चीज़ें इधर उधर देखने का। आप क्या टॉप कितना गया था ये सब देख सकते हो, टाइम मिला तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा ये सारी चीज़ें। तो मेरा काम होता है आपको तैयारी कराना। ठीक है, तो मैं आपको ये इन सारी चीज़ों की अच्छे से तैयारी कराऊंगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने लेक्चर के साथ। थैंक यू।